हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये है कि जब वो दूसरों को देखते हैं कहीं जाते हुए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या उनके माइंड में बस यही कंट्रीज आती हैं कि शायद यही कंट्रीज हैं जहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा फ्यूचर उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि ये भी हकीकत है कि आउट ऑफ द बॉक्स या कोई रिसर्च हमारे स्टूडेंट्स को बाहर तो जाना है, लेकिन वो बहुत सारी रिसर्च नहीं करते कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट हो सकती है हर लिहाज से। तो स्वीडन, जब मैंने रिसर्च की तो स्वीडन मुझे लगा कि ये हर मामले में बहुत अच्छी कंट्री है एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो कि एक खास तौर पे पाकिस्तान से जाने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारी जो प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हम वहाँ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी के साथ आपको वर्क अलाउ है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अट्रैक्टिव बनाती हैं स्वीडन को। आप एजुकेशन के बाद यहाँ पे सेटल होने का ये चांस देते हैं आपको, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। थोड़ा सा अफोर्डेबल है स्वीडन। डिपेंड करता है आप क्या पढ़ने आ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स हैं, टेक्निकल हो गए, कंप्यूटर साइंस से, वो हैं थोड़े एक्सपेंसिव। लेकिन सोशल साइंसेस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो थोड़े अफोर्डेबल हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से फिर भी अफोर्डेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल है, और कंसल्टेंट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में, क्योंकि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कंसल्टेंट्स की यूनिवर्सिटीज के साथ होता है कनेक्शन। और इसी वजह से कंसल्टेंट्स को यूके या ये कंट्रीज इसलिए अट्रैक्ट करती हैं, और वो स्टूडेंट्स को इस तरफ इसलिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा कमीशन होता है यूनिवर्सिटीज की जानिब से। ऐसा स्वीडन में नहीं। स्वीडन यूनिवर्सिटीज कंसल्टेंट्स को बिल्कुल कमीशन नहीं देती, क्योंकि स्वीडन का निज़ाम इतना सिंपल है। अगर आपने यहाँ एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक वेबसाइट है universityadmission.se, और इस वेबसाइट के ऊपर स्वीडन की तमाम यूनिवर्सिटीज की डिटेल मौजूद है। और आपने सिर्फ इस वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट बनाना है, और अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई कर देना है। आप अगर मास्टर्स लेवल पे आना चाहते हैं तो आप 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे आना चाहते हैं तो आप 8 यूनिवर्सिटीज में एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन की जो सबसे बड़ी इनटेक है वो इनके एडमिशन ओपन होते हैं हर साल अक्टूबर में। साल में एक ही बार इनका आपको मौका मिलता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो जो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इंटर अगर आपने किया है तो आपके इंटर तक के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए फॉरेन अफेयर से, आपके मुतल्लिका एजुकेशनल बोर्ड से। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्रीज अटेस्ट हों HEC से, और उससे पीछे की डिग्रीज भी, इंटर की भी अटेस्ट हों। तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है अटेस्टेशन। आइल्स रिक्वायर्ड है इंटर के बाद, और मास्टर्स लेवल पे आइल्स बहुत सारी कोर्सेज में एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी साइंस सब्जेक्ट में किया है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। आप जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट इनके आते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो आके फरवरी मार्च में आ जाते हैं। तो मार्च में जाके फिर जब आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा, गालबन फी जो है वो एक सेमेस्टर की 8 से 10 लाख से लेके 15 लाख तक होती है, और इनके साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 माह का सेमेस्टर होता है। पूरे साल की वाला नहीं है यहाँ पे, 6 मंथ्स के सेमेस्टर। और तो ये आप समझें कि 10 लाख से 15 लाख और 20 लाख भी हो सकता है, डिपेंड आप ने क्या पढ़ना है। लेकिन आप 10 से 15 अगर रखें लाख अपने जहन में, जो आपको पहले सेमेस्टर की फी देनी होगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसमें एक्सपेंस। फिर जब आप यूनिवर्सिटी को फी सबमिट कर देंगे तो आपका वो एडमिशन लेटर आपको सेंड कर देगी, और उस एडमिशन लेटर पे आपने एम्बेसी में अप्लाई करना होगा। अच्छा, अब जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे, जो कि गालिबन एक शख्स के एक साल के अराउंड
35 से 40 लाख उसके ज़ाती बैंक अकाउंट में हो, ना कि किसी ब्लड रिलेटिव के, आपके ज़ाती अकाउंट में 35 से 40 लाख एक साल का इनका एक्सपेंस शो आपको करना है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो तकरीबन 50 लाख, अगर आपका एक बच्चा है साथ तो 60-70 लाख तक की स्टेटमेंट आपको शो करनी है। और जितने बच्चे आपके ज़्यादा हों तो फैमिलीज भी प्रेफर करती हैं स्वीडन को। तो ये एक फिगर अराउंड अबाउट आप अपने माइंड में रखें। और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं पहले सेमेस्टर की फीस अरेंज करके चला जाऊंगा किसी तरीके से, वहां जाके दूसरे सेमेस्टर की मैं कर लूंगा, तो मुश्किलात हो सकती हैं। स्ट्रेट अवे आप आते हैं, 3-4-5 माह आपको यहाँ पे लगते हैं कोई जॉब मिलने में, आपका यहाँ पर्सनल नंबर अप्लाई होने में। उसके बाद ही स्वीडन बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्री है, यहाँ पे लीगल काम वगैरह मिलना नामुमकिन सी बात होती है, जैसे इंग्लैंड में लोग कर लेते हैं। तो जब तक आपका पर्सनल नंबर, एक आईडी नंबर होता है, वो नहीं आपको मिलता, तो पर्सनल नंबर मिलने में भी 2 से 3 माह लग जाते हैं। तो दूसरा सेमेस्टर की फ़ी 4 माह बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद ही आपको देनी पड़ती है। तो गालिबन आपके पास पहले 2 सेमेस्टर की फीस यानी कि 15 से 20 लाख आप दे के आ रहे हैं, और इतने ही आपके पास बैकअप हो तो अच्छा है। जब आपको 2-3-4 माह में जब आप यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, आपका पर्सनल नंबर आ जाता है, तो ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन वो जॉब से ऐसा नहीं है कि आप एक महल खड़े कर लेंगे। वो आपके सर्वाइवल के लिए इनफ होती हैं वो जॉब्स। जैसे आप अपनी तीसरे सेमेस्टर की फी निकाल सकते हैं, आप अपने हाउसिंग लिविंग एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं। यहाँ फूड डिलीवरी वगैरह की जॉब मिल जाती हैं, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में स्टूडेंट्स काम करते हैं, और वेयर हाउस वगैरह है यहाँ पे, वहाँ पे भी जॉब्स मिल जाती हैं। क्योंकि जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है। अपनी जो आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी होती है वो आपको हेल्प कर देती है। सर्वाइवल के लिए तो इंग्लिश आपकी चल जाएगी, यहाँ हर कोई इंग्लिश बोलता है। लेकिन जब आपको अगर अच्छी जॉब सिक्योर करनी है तो उसमें आपको स्वीडिश आना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप 2 साल अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने तक साथ साथ अगर आप अपनी स्वीडिश सीख लेंगे तो आपके लिए भी प्लस पॉइंट होगा। जब आप अपनी डिग्री के बाद जॉब मार्केट में जाएंगे तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जो कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं, जैसे IT के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लैंग्वेज का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी पड़ती, वो इंग्लिश से ही का काम चल जाता है। यहाँ पे जॉब मार्केट अच्छी है, इतनी टफ नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशंस हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, अगर आपका कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एडमिशन हो गया और आप किसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आ गए हैं, तो आप समझें आपका फ्यूचर सेटल्ड है। यहाँ पे बहुत बड़ी जॉब मार्केट है IT की। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल्स की मार्केट है, ये बहुत बड़ी। फिर इंजीनियर्स के लिए मार्केट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मार्केट है। तो मैं ये सब टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मार्केट अच्छी है, आप कहीं ना कहीं प्लेस हो जाते हैं। आज से 2 साल पहले तो बहुत आसानी थी यहाँ पे, ऑड जॉब्स, नॉर्मल जॉब्स में भी लोग सेटल हो जाते थे क्योंकि सैलरी कैप बहुत लो था। लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई उन्होंने सैलरी कैप काफ़ी हाई कर दी, जो कि 28,000 करोना कर दी है, जो कि गालिबन 2300 यूरो बनते हैं। तो पहले 13,000 क्रोन्स था, जो कि बहुत नॉर्मल सैलरी थी, और आपको एक शायद रेस्टोरेंट में भी जॉब करके आप यहाँ सेटल हो जाते थे। तो अब ये है कि अब थोड़ा मुश्किल है अच्छी जॉब सिक्योर करना, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है और पहला साल आप पढ़े वहाँ पे और दूसरे साल में आपकी जॉब लग जाती है, जो कि आपका वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट आपका अप्रूव भी हो जाता है। उसके बाद अगर कोई आपकी एजुकेशन रह जाती है और आपका वर्क परमिट अप्रूव हो चुका है, तो चूंकि अब आप टैक्स पेयर हो चुके हैं इस मुल्क के, तो इनका ये अपने टैक्स पेयर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। तो फिर वो अगर आपकी कोई एजुकेशन रिमेनिंग रह गई है तो वो उसमें फीस वेव ऑफ आपको कर देते हैं। यहाँ पे 4 साल हैं PR के। अगर आपको वर्क परमिट अप्रूव हो गया है तो आपको 2 साल का पहले मिलता है वर्क परमिट, उसके बाद फिर दोबारा 2 साल का आप अप्लाई करते हैं और उस 4 साल के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और गालिबन PR होने के 1 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ एक और मजे का पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप
यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आके बिजनेस भी कर सकते हैं। और अगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी अमाउंट्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप बिजनेस करके, तो बिजनेस के बाद जो पीआर का रूट है वो 2 साल का है। यानी कि 2 साल या जब जब भी आपका वर्क बिजनेस वीजा अप्रूव हो जाता है तो आप पीआर के एलिजिबल हो जाते हैं, भले आपका 1 साल में बिजनेस वीजा अप्रूव हो जाए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, ये बिल्कुल अलाउ करते हैं आपको। अगर आपकी वाइफ पढ़ रही हैं और आप एज अ हस्बैंड साथ को एप्लीकेंट आना चाह रहे हैं, तो वो जब आपकी वाइफ अप्लाई करेंगी वीज़ा फाइनली, तो वो आप साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ेगी, जाहिर बात है, लेकिन बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है। और आप अगर एज अ हस्बैंड अपने वाइफ के साथ यहाँ आते हैं तो आपको वर्क भी अलाउ होगा, फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप हस्बैंड एज अ मेन एप्लीकेंट हैं, पढ़ने आ रहे हैं, वो अपनी वाइफ को साथ उनकी एप्लीकेशन पुट ऑन कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि आप अपने बच्चों का भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।